1 bite, 48 hours, fever, and then at last death. ये सब कुछ प्रूव करता है कि मलेरिया कैसे स्प्रेड हुआ। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, कि मलेरिया के केस में ह्यूमन बीइंग्स पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए। सो लेट्स रिक्रिएट दिस स्टेप बाय स्टेप। एक ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर एनोफ्लीज प्रेजेंट था, जो कि एनोफ्लीज इन्फेक्टेड था, उसने बाइट किया एक आदमी को और वो आदमी बन गया फर्स्ट इन्फेक्टेड मैन। फिर उस आदमी के जो इन्फेक्टेड आरबीसीज थे उन पे जब दूसरे मॉस्किटो ने फीड किया तो जो सेकंड मॉस्किटो था वो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो बन गया, और उस सेकंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब किसी और आदमी को बाइट किया तो वो आदमी भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गया। इस तरह से ये सारा साइकिल चलता है कि एक मच्छर जिसमें पहले से एनोफ्लीज प्रेजेंट है उसने एक नॉर्मल अनइन्फेक्टेड मैन को बाइट किया, फिर उसको इन्फेक्ट किया, फिर उसके आरबीसीज को जो है वो कैरी किया दूसरे इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, ठीक है, और दूसरे इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जो है वो दूसरे नॉर्मल अनइन्फेक्टेड आदमी को बाइट किया और वो अनइन्फेक्टेड आदमी भी जो है मलेरिया से इन्फेक्ट हो गया। ये आ गया आपके पास बायोलॉजिकल मेथड चार्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन कैसे किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्स्ट स्टेप क्या आ गया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि असल में प्रॉब्लम है क्या, देन उसको ऑब्जर्व करना और उस पर स्टडी करना, जितनी भी प्रीवियस रिसर्च या उससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस नॉलेज है उसको स्टडी करना। फिर आपके पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, के डेवलपमेंट हाइपोथेसिस को डेवलप करना, न्यू हाइपोथेसिस बनाना, फिर उसके बाद उस हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाना, फिर उन हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करके उनको टेस्ट करना कि ये हाइपोथेसिस और डिडक्शंस करेक्ट हैं कि नहीं, ठीक है। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस करना। जब डेटा एनालिसिस होती है तो फिर आगे दो केसेस आ जाते हैं। एक केस में क्या होता है कि जो रिज़ल्ट है वो हाइपोथेसिस के साथ मैच कर रहा होता है, और दूसरे केस में रिज़ल्ट जो है वो हाइपोथेसिस के साथ मैच नहीं कर रहा होता, और जब रिज़ल्ट्स मैच नहीं होते हाइपोथेसिस के साथ तो फिर न्यू हाइपोथेसिस डेवलप होती है, ठीक है। इन केस अगर रिजल्ट्स मैच हो गए हाइपोथेसिस के साथ, फिर उस हाइपोथेसिस का कंक्लूजन निकाला जाता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करके उसको आगे पब्लिश कर दिया जाता है। पोर्शन है दैट इज़ थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्योरी क्या होती है। हाइपोथेसिस पे जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको प्रूव किया जाता है कि ये करेक्ट है, ठीक है। फिर उन हाइपोथेसिस पे जो है वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उनको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है और दोबारा से हाइपोथेसिस प्रूव होती है। मतलब हाइपोथेसिस पे अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, और हर दफ़ा जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव होता है तो वो फिर थ्योरी बन जाती है जो कि फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट लास्ट वन हम देख लेते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल, कि लॉ क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो चुकी है उसको हम किसी तरह से डिसप्रूव कर दें, लेकिन अगर अगेन एंड अगेन वही हाइपोथेसिस जो है वो अपने आप को प्रूव कर रही हो कि वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो फिर वो लॉ बन जाता है। और लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता। अब हम लॉ की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हार्डी वेनबर्ग्स लॉ था और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो जो हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दी।